करता हूँ recording in progress. All right, let's go. अच्छा, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। रिस्क को आपने मैनेज कैसे करना है, ठीक है? रिस्क को आपने मैनेज किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या है। These are coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk. बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। अगर आपके साइबर सिक्योरिटी के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, नॉक है, सॉक है, इसके साथ जो है तो आपका सिक्योरिटी गवर्नेंस वाले भी हैं या चलो मैनेजमेंट वाले हैं, ठीक है? अगर उनकी एक्टिविटीज आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो मोस्ट लाइकली जो रिस्क लाहक है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट इट इन वेज दैट विल लीव देम डिस्ट्रॉयड। टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज की इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास चाहे स्किल्स बहुत कम हो, लेकिन अगर आप शो कर सकते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस को कि आई एम अ गुड टीम वर्कर, आई एम अ गुड टीम प्लेयर, दे आर गोइंग टू हायर यू, दे आर गोइंग टू टीच यू। बिकॉज सबसे बड़ा जो मसला मैंने देखा ना ऑर्गेनाइजेशंस में वो ये होता है कि लोगों की एक दूसरे के साथ लगती नहीं, खामखा की कंपटीशन, वहां पे शैतान होता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़े बड़े शैतान होते हैं, एक दूसरे के लिए दिल काले कर देते हैं लोगों के, वहां के जो वर्कर्स होते हैं करते हैं, लिटरली बहुत खतरनाक किस्म की पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है? इतनी खतरनाक किस्म की कि वो आपके डोमेस्टिक लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ आपके प्रोफेशन की वजह से इफेक्ट हो रही है, दैट्स नॉट अ गुड प्रोफेशन फॉर यू, यू हैव टू लीव इट, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ ठीक नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आपकी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी लैक फॉलोइंग इनसाइड पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स ये होता है और होगा, आपके साथ भी होगा, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, बट ये होगा। उसका हल ये है कि जैसे सर फैसल ने बताया, और वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोर्स रिलीज भी करने वाले हैं जो कि आई होप कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तरीका सिर्फ सिंपल है, अपने गोल्स डिफाइन करके जाओ, वहां पे अपनी एक पर्सनैलिटी रखो, नॉर्मल रहो, ना ज्यादा किसी के साथ फ्रेंडली होना है, ना ज्यादा किसी के जिंदगी पर्सनल मामलात में घुसना है। आपने अपना फोकस रखना है, आपने अपने स्केड्यूल को देखना है। आप जैसे ही अपना लॉग इन करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, क्लॉक इन करते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके गोल्स आपके माइंड में हैं एंड यू ट्राइंग टू गेट योर गोल्स डन। और अगर आपको जल्दी छुट्टी मिल सकती है आप जल्दी आ जाए, अगर कोई और एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। जितना ज्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ को मर्ज करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है? तो नॉर्मल रहें, ठीक है? कोशिश करें जो घर के मसाइल हैं वो घर में ही छोड़ के आए, और जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करें वहाँ के मसाइल हैं, जब घर आए तो आप उनकी मसाइल वहीं पे छोड़ें, ठीक है? दिस इज व्हाट आई हैव सीन के वर्क्स, ना कि आप घर भी टेंशन लेके आए या घर की टेंशन वहाँ ले जाए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिस्क की मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज की जरूरत होती है, ठीक है? नॉक जो है तो वो सॉक के साथ मिलकर काम कर रिस्क मिटिगेट करने के लिए, और ये दोनों जो मिलके हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, ठीक है? तो अब आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क। ये क्या चीज़ है? ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें एनेबल करता है ताकि हम रिस्क मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, ऐसी एक्टिविटीज कर सकें जिससे हमारा रिस्क मिटिगेट हो जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके क्या गोल्स हैं, उसके कौन से हिस्से को, उसके कौन से पार्ट को रिस्क लायक है, ठीक है? और हम किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में हम रिस्क, यहाँ पे हम रिस्क इवैल्यूएशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करें, और कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करने के लिए आप स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। स्टेक होल्डर से आप जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? उनसे आप पूछेंगे कि आप कौन से एसेट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि उन्हें कौन से रिस्क लाके और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। सिंपल। आप जाते हैं स्टेक होल्डर के पास, कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश हुआ। कॉन्टेक्स्ट जब एस्टेब्लिश हो गया कि हमने इस एसेट को
रिस्क ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योर करना है तो नेक्स्ट फेज आता है रिस्क असेसमेंट का। ठीक है, अब आप करते हैं इसकी रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट क्या है? इट इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। रिस्क असेसमेंट में 3 स्टेजेस आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। अब मिसाल के तौर पे आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार होते हैं, तो सबसे पहले वो आपका मर्ज आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? आपको खांसी लगी हुई है, अच्छा इस बंदे को तो खांसी है। अब वो ये नहीं कहेगा कि यार इस बंदे को खांसी है तो मोस्ट लाइकली इस बंदे को दमे की बीमारी, इसको एज़मा है, ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो आपका मुआयना करेगा, आपका एनालिसिस करेगा, अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठाएगा, आपको एनालाइज करेगा। ठीक है, आपको जो है तो थर्मामीटर मुंह में रखेगा आपके, और बाकी आपके चेस्ट वगैरह चेक करेगा स्टेथोस्कोप से। ये आपका एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद वो इवैल्यूएशन करेगा एनालिसिस की बेस पे कि जो मेरे पास डाटा आया है एनालिसिस के आउटकम से, ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि कौन सी बीमारी से लाके है। वो इवैल्यूएट करता है अपने अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, और जो मेडिकल की एजुकेशन है, जो मेडिकल का लिटरेचर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करता है। ठीक है, तो ये पूरा रिस्क असेसमेंट होती है। ठीक है, कि सबसे पहले जो आपका रिस्क है आप उसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कि रिस्क असल में है क्या, कौन कौन से रिस्क है, कहाँ पर है। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम में रिस्क है, उन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिए, शनाख्त कर ली उनकी। उसके बाद अपन एनालाइज करें कि किस टाइप के रिस्क है, क्या ये रिस्क है भी या नहीं है, राइट, या ऐसे ही मेरा ख्याल है। तो रिस्क एनालिसिस में आप क्या करते हैं? द टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, किस टाइप का रिस्क है, इनसाइडर थ्रेट है, इनसाइडर रिस्क है, आउटसाइडर रिस्क है, किस तरह का रिस्क है। उसके बाद आप करते हैं उसकी वैल्यूएशन। आपके पास रिस्क असेसमेंट का एक क्राइटेरिया होता है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और सुपर टॉप सीक्रेट, ऐसे होता नहीं है, लेकिन सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, सुपर हाई लेवल, इस टाइप के रिस्क है मेरे पास। ये क्राइटेरिया, अगर जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया है इसके रिस्क इस क्राइटेरिया के मुताबिक पास हो जाता है, देन आई विल कॉल इट अ रिस्क। अगर नहीं होता, मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता, तो उसको मैं रिस्क नहीं कहूंगा, चाहे वो रिस्क क्यों ना हो। अगर वो टेक्निकली अगर रिस्क है भी, ठीक है, अगर आप वल्नरेबिलिटीज का डेटाबेस देखें सीवीई का, तो वो तो बहुत ह्यूज डेटाबेस है, देयर ऑल पॉसिबल इन वन वे और अनदर। ठीक है, वो सारी वल्नरेबिलिटीज आपके सिस्टम पे अप्लाई हो सकती है वन वे और अनदर, लेकिन हाउ लाइकली इज इट, हाउ प्रोबेबल इज इट कि वो रिस्क अकर होगा। ठीक है, ये आपके रिस्क असेसमेंट में आती है, द लाइकलीहुड ऑफ risk happening. Can you please give an example of level of risk? Okay, level of risk. हर organization, how do we know that this is risk of top level? ये आपको पता है कैसे पता चलेगा कि वो रिस्क आपके एसेट में कितनी तबाही मचा सकता है, आपको कितना लॉस हो सकता है आपके एसेट को उससे। अगर मिसाल के तौर पे आपका डाटा ब्रीच हो जाता है पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन का, तो उसमें आपको आपकी टोटल, लेट्स से आपकी टोटल इनकम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल रेवेन्यू है वो है $1 मिलियन, और $1 मिलियन में से अगर आपका PII कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, $500,000 का नुकसान होता है आपको। नाउ दिस अ हाई लेवल रिस्क। अगर आपको उसमें से $10 का नुकसान होता है, दैट्स अ लो लेवल रिस्क। ठीक है, एक ऐसा रिस्क है। हाउ डू वी नो द रिस्क इज टॉप लेवल? दैट्स हाउ वी डू इट। कैटेगरीज कैसे करते हैं? कैटेगरीज हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिफाइन करती है। ठीक है, कैटेगराइजेशन इज बेसिकली आप क्लासिफाई करते हैं चीजों को, क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस, बेस्ड ऑन आपकी पूरी साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एंड एसेट की बेसिस पे है। लेट्स सी कि मेरे पास वो पिक्चर मौजूद है या नहीं जो मैं आपको आज दिखाने वाला था, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। डाउनलोड्स, ये वाली जनाब, ये आपका पूरा साइबर सिक्योरिटी का मैप है। ठीक है, एट द कोर ऑफ दिस अनियन शेल क्या चीज है? एसेट्स है। एसेट्स में आपने क्या करना है, एसेट्स को कैसे सिक्योर करना है, एसेट्स, अच्छा एसेट्स आप कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है,
एसेट्स की एनोनिमिटी, स्यूडो एनोनिमिटी, आइडेंटिटी, प्राइवेसी, फाइल्स, अकाउंट, फाइनेंशियल, ईमेल एक्टिविटी, ये सारे के सारे आपके एसेट्स। अगर ये आप डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं, आप उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाते हैं, सिक्योर शेल, HTTPS, सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS, ओपन PGP, फायरवॉल, ये सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं ताकि ये कंट्रोल्स आपको थ्रेट्स से बचा सकें। थ्रेट्स कौन कौन से हैं? रूट किट्स हैं, स्पाईवेयर है, सारे के सारे थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स को कॉज करने वाले कौन है? एडवर्सरीज हैं, क्रैकर्स हैं, कॉलीग्स हैं, ऑपरेसिव रेजीम्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स। तो ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं, जो स्कोप्स डिफाइन हुए हैं, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस हुई हैं, वो सारे के सारे आपके एसेट के इर्द-गिर्द है। तो जो क्लासिफिकेशंस हैं कि क्या हम मालवेयर को थ्रेट क्लासिफाई करते हैं या नहीं करते, वो सारी की सारी आपके एसेट पे बेस्ड है। ठीक है, people, data, technologies, all are asset, of course. Maybe some of them are not. You have to define it, you have to see. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ओके, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको देखें, ये आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी है क्या असल में, राइट। अच्छा, अब जब आपने इवैल्यूएट कर दिया, उससे अगेंस्ट अ कैटेगरी आपने, अच्छा ये टॉप, ये जो था मेरा टॉप लेवल रिस्क था, अच्छा अब इसके लिए मैं क्या करूं? अब यहाँ पे मेरे लिए डिसीजन पॉइंट आ गया। अगर मेरी असेसमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, अगर मैं मुतमईन हूं कि मैंने असेसमेंट सही तरीके से, तो मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा, क्या अब मुझे इस रिस्क को ट्रीट करना है, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं, मिटिगेट करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टर्म्स आर नॉन फेमिलियर येट इन दिस डायग्राम। कौन से डायग्राम में? जो ये रिस्क असेसमेंट वाला है या जो मैंने आपको पहले शो किया है? ये जो मैंने आपको अनियन शेल वाला शो किया, अनियन शेल वाला, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सारी टर्म्स हैं, राइट, इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रूट केट से वो, ये सारी चीजें जाहिर बात है, लेकिन ये कम से कम आपको इसका तो पता है ना, एडवर्सरीज क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, और बाकी चीजें क्या है, राइट। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो तब हम आते हैं यहाँ पे डिसीजन, रिस्क डिसीजन पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिसीजन मेक करना है, हमने रिस्क को इवेल्युएट कर लिया है, असेसमेंट पूरी हो गई है। अगर रिस्क हमारी, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारी रिस्क असेसमेंट सही हुई है, अब हम डिसीजन मेक करेंगे कि हमने रिस्क ट्रीटमेंट कौन सा करना है। अब वहाँ पे रिस्क को ट्रीट कर लेंगे, कंट्रोल्स लगा लेंगे, फायरवॉल को चेक कर लेंगे, या सिक्योरिटी कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं? A control is basically a measure to mitigate your risk, to get rid of it. ठीक है, अब अगर आप रिस्क ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो तब आप कहाँ पे आते हैं? सेकंड डिसीजन पॉइंट पे। इफ योर ट्रीटमेंट इज सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, तब आप देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रिस्क बचा है ट्रीटमेंट करने के बाद। अगर बचा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? अगर एक्सेप्टेबल है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता, हम वापस फिर ऊपर जाते हैं, फिर दोबारा कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं, फिर दोबारा से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर देखते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क के दौरान हमने दो मजीद चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। ठीक है, जब आप रिस्क ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट कर लें, तब आपने उसे मॉनिटर हमेशा करते रहना, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी आपने रिव्यू करते रहना कि क्या जो रिस्क ट्रीटमेंट हमने इंप्लीमेंट किया, ये कितना रेलेवेंट है, कितना इफेक्टिव है, ये आपने मॉनिटरिंग हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर आप रिस्क ट्रीटमेंट के बाद रिस्क एक्सेप्ट कर लें, तो जो एक्सेप्टेड रिस्क है, एक्सेप्टेबल रिस्क है कि हाँ ठीक है यार, ये रिस्क अगर वो भी तो कोई मसला नहीं है, तो क्या वो जो एक्सेप्टेबल रिस्क है, क्या वो नॉन एक्सेप्टेबल रिस्क बन सकता है फ्यूचर में? आपने उसको मॉनिटरिंग रिव्यू करना होता है, R&D करनी होती है उसको। ठीक है, और इस सब के दौरान हर एक स्टेज में आप एक चीज को कॉमन पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में, रिस्क असेसमेंट में, रिस्क ट्रीटमेंट में, एक्सेप्टेंस में, कि आपने रिस्क को कम्युनिकेट करना है और कंसल्ट करना है। ठीक है, हम अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो रिस्क आपको लाक है वो ये है, ठीक है, हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आर यू ओके विद दैट, कैन यू इन्वेस्ट दिस मच, आप कौन सा रिस्क आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं एक्सेप्टेबल है। क्योंकि देखें, आप अपनी मर्जी से एसेट की सिक्योरिटी नहीं करेंगे, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स, क्योंकि वो ही आपको बता सकते हैं कि एसेट की असल वैल्यू क्या है। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बकाया टाइम में जो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है,
मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे ऑफ कर देता हूँ, सेशन एंड होते ही आपके क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे, राइट। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ कर दूँ, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।